सो हाय गाइस, आज हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट हैं। आज हम लोग देखेंगे सी सेट के इस साल के सिविल सर्विसेज 2022 के सी सेट के पहले 20 क्वेश्चन, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ये क्वेश्चन बढ़ा के आपको और भी PIQ करके दिखाऊंगा कि कैसे सी सेट को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सी सेट को करने का दो तरीका है। मैंने पहले बताया था कि इसमें आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी एक बेसिक लेवल तक तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद थोड़ा आपको अपनी IQ का इस्तेमाल करना है, और जो क्या कहते हैं, आपको पैसेज भी पढ़ने हैं, पैसेज में फास्ट रीडिंग करनी है, प्लस उसके साथ साथ आपको थोड़ा जनरल अवेयरनेस भी आनी चाहिए और जनरल स्टडीज़ भी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो देखिए, हम लोग कैसे इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता था, क्योंकि ये पेपर इतना लेंदी हो जाता है आजकल। 80 क्वेश्चन लगाने होते हैं आपको 2 घंटे में, और अगर आप ये नहीं लगा पाएंगे तो उसमें क्या कहते हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन सही नहीं, एटलीस्ट 32-33 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप मतलब 27 का बैरियर क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या है। अब देखिए, इसमें क्या कहते हैं, पहला जैसे पैसेज आता है, तो देखिए पैसेज में मैंने पहले कहा था कि देखिए आप पैसेज पहले पूरा पढ़ेंगे, पैसेज उसका आंसर निकालेंगे। कई पैसेज ऐसे आते हैं जिसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जैसे ये पहला पैसेज हम देखें, तो ये पहला पैसेज चलिए हम लोग पूरा पढ़ेंगे, बट अगर हम इसको बिना पढ़े पहले इसके आंसर्स को देखें सीधा सीधा, तो आप ये देखिए पहले इसमें क्या पूछा गया है कि अनसस्टेनेबिलिटी इन अ प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन 1 इज हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकिल्स। अब भाई, अगर अनसस्टेनेबिलिटी रिसाइकिल की वजह से है कि सस्टेनेबिलिटी है रिसाइकिल की वजह से। अगर आप नॉर्मल भी अगर जनरल स्टडीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि रिसाइकिलिंग से हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है किसी भी प्रोडक्शन पैटर्न की। तो तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो आपके पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। तो पहला और दूसरे की वजह से तो अनसस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका आंसर ए आ जाएगा, और ए ही इसका राइट आंसर है। अगर ए इस राइट आंसर को देखा जाए तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि भाई अब ये आंसर जो हमारा 1 है ये सही हो गया। अब आपको इसमें पूरा हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि डेवलप कंट्री कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है। तीसरा क्या है, इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न। तो देखिए, ये इनकरेज करना उनको, चेंज उनका प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पैटर्न करना, ये मतलब थोड़ा डाउटफुल है, पर मैं इसके साथ गया था और मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन भी डी आना चाहिए। तो अब आप देखिए, तो इस पैसेज को मैंने इसको पढ़ा नहीं, इस पैसेज को, बट इस पैसेज में क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ही जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं, आपके सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप जनरल स्टडी आपका सही से तैयार है तो आप इसको अच्छे से लगा ले जाओगे, ठीक है। अब अगर आप दूसरा वो देखो कि अनलेस द फोर्स एंड टेंडेंसी विच आर रिस्पॉन्सिबल, दूसरा पैसेज, तो दूसरा पैसेज के हिसाब से आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव डिफॉरेस्टेशन एंड डिन्यूएशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है डिप्लेशन ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज, दूसरा क्या है शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, तीसरा क्या है लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन एंड डिन्यूएशन विल अल्टीमेटली लीड, कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और डिन्यूएशन हो जाएगा। इससे क्या होगा मतलब आपका, तो पहला है डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, पक्का होगी, ठीक है। दूसरा क्या है शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, तो क्या कॉमन मैन के लिए शॉर्टेज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन से? नहीं, शॉर्टेज कैसे हो सकता है आप कॉमन मैन के लिए, क्योंकि आपका तो डिफॉरेस्टेशन के बाद आपका ज़्यादा लैंड अवेलेबल होगा, इसको कट कर देते हैं। तीसरा क्या, लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन से जहाँ जहाँ देखा गया है कि जनरल स्टडीज़ में आप पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट जैसा है, फॉरेस्ट जितना होता है उसकी वजह से आपका मतलब क्या कहते हैं वाटर कंजर्वेशन बढ़ता है, तो ये सही हो गया। तो हमने इसको आंसर लगाया सी, और सी ही इसका राइट आंसर है। अब आप जब इसका आएगा तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर निकल गया। तो आप देखिए कितना जल्दी, मैंने इसमें कोई भी पैसेज पढ़ा नहीं। मैं पैसेज तभी पढ़ता था जब आपको उसके ऑप्शन से, इसके ऑप्शन से आंसर ना मिले। जब इसके ऑप्शन से आंसर नहीं मिलेगा तब मैं इसको आगे पढ़ूंगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जनरल स्टडीज़ के ही पेपर को बनाया गया होता है, जो आजकल के टाइम में जो फर्स्ट पेपर में नहीं आता सेकंड पेपर में डाल देते हैं। तो अगर इस वाले पेपर को देखें तो ये वाला हो गया। तो आप इतना बड़ा पहले आप उसको पढ़ें, आधा पेज का पहले आप पैसेज, फिर उसमें 3 से 4 मिनट लग जाएगा पढ़ने में, फिर उसको समझने में, फिर उसके साथ अलाइन करने में। तो मैं इसके हिसाब से ही करता हूँ और मेरा ज़्यादातर सही होता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ऐसे करने के लिए। अब देखिए, इसमें पहले मैथ्स के क्वेश्चन होता है। देखिए, अभी तो मैं आपको सारे पैसेज के हिसाब से बता रहा हूँ, पर मैं पहले ट्राई करता हूँ कि पैसेज ना करूँ,
क्योंकि पैसेज के सही होने और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत चेंज होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है। बट आपके जो ये है, आपका मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत सही होती है। देखिए अब पहला ऑप्शन, मतलब पहला क्वेश्चन आता है मैथ का कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस ऑफ 10 20 10 10 15 30 75 एक्स। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि भाई आप में इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 मिनट में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप जैसे 20 है, आप देखिए इसमें 20 10 10 10 15 30 75, तो इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि ये चेंज जिस हिसाब से बढ़ रही है, 10 का आधा हो गया, फिर 10 का 1 हो गया, फिर 1 से 15 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। तो अगर आप इसमें पॉइंट में देखें कि 10, अगर 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। फिर 10 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। 13 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। और 75 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो 225 ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन है। देखिए इस 5वां क्वेश्चन को मैंने निकालने की कोशिश नहीं की थी कि एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको वाले क्वेश्चन को ऐसे छोड़ना भी है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को बाद में लगवाऊंगा, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको लगा के दिखा दूंगा कि आंसर्स निकलते कैसे। पर अगर मैं आपको अगर रियल टाइम में दिखाऊं तो रियल टाइम में इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप रियल टाइम में करेंगे, इसका एक पेज का आपका सोल्यूशन होगा, कम से कम इसको 10 मिनट लगेगा आपको लगाने में। 10 मिनट नहीं लग रहा है तो कम से कम इसमें 7 से 8 मिनट लग जाएगा, जितने में आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजी सॉल्व कर पाएंगे। और वो 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है आपके मिस हो जाए। तो इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूँ कि इन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करूँगा। अब देखिए इसके बाद आता है कि आमना 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई साथ में जाने लगे, एक्स हो गया वाई हो गया। अब इसने क्या किया कि 50 मीटर तक ये लोग साथ में रन किए, ये 50 मीटर ये लोग साथ में चले गए। ठीक है, तो ये 50 मीटर्स ये लोग साथ में गए। अब उसके बाद क्या, एक्स टर्न राइट एंड वाई टर्न लेफ्ट। तो ये वाई इधर मान लीजिए लेफ्ट हो गया और एक्स इधर टर्न हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, एक्स टर्न राइट एंड वाई टर्न लेफ्ट। अब तो एक्स ने कितना किया, एक्स अपना गया 60 मीटर और ये गया 40 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर। अब जो एक्स है वो क्या कहते हैं, फिर से लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट कैसे होगा, अपना यहाँ से जा रहा है इधर, तो ये इधर चला गया, इधर ये जाके 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड रन 50 मीटर एंड स्टॉप एंड वाई टर्न राइट। अब ये यहाँ से 50 मीटर राइट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या है, अल्टीमेटली 40 और 60 इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ते ही आप दोनों की इसके बीच की वैल्यू आ जाएगी स्टॉप पर। तो ये 100 आ गया। ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको देखिए सी सेट बहुत ईजी होता है, हम सी सेट का बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, इस वजह से ये पेपर टफ से टफ होता चला जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। देखिए विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, उस 5 जून को रेफरेंस ले लिया था। 5 जून को क्या था, संडे था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 2099 में अपना 2022 माइनस कर दिया तो 77 आ गया। अब 77 को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। क्यों 4 से डिवाइड किया, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। तो आप जब भी देखेंगे कि अगले साल, इस साल जैसे 2023 है तो इस साल क्या होगा, अपना 4 जून को संडे पड़ेगा। तो इसी तरह से एक दिन माइनस होता चला जाता है। तो हम इसी तरह इसको पहले 4 से डिवाइड कर देंगे तो इतने दिन कितने दिन, मतलब कितने दिन माइनस हो गए, फिर 2 दिन और माइनस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से करते करते हम उनको और उनको ऐड करके फिर इसको निकाल लेंगे। तो इसका आंसर जब निकालेंगे तो 7 जून आएगा। इसको अगर आप डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो डिटेल सोल्यूशन मैं इसका अपना क्या कहते हैं, अपना सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जब अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं इसका डिटेल सोल्यूशन भी बना के डाल दूंगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बट अगर आप जल्दी करना है तो मैं इसको जब, और ये सब देखिए ये सारे पेपर जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, इनको मैं लगाता नहीं हूँ। अगर इनको लगाऊंगा तो फिर मतलब इन द सेंस मैं पेपर में बहुत ज़्यादा मतलब गुणा भाग नहीं करता हूँ। अगर मैं इनको गुणा भाग करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगाने लगा तो फिर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे और मैं कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो आपको इसी हिसाब से अपनी तेज़ी बनाए रखनी है।
अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला है कि ए बिल फॉर 1840 इज पेड फॉर डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10 नोट्स 10 नोट 50 नोट्स एंड ऑल आर यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि 50 नोट हर जगह यूज़ हुए, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब इसमें देखिए एक और चीज़ है कि ये सारे ऑप्शन हो, उसके बाद यहाँ पे दिया है विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, मतलब इसमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं सही है। अब आपने करेक्ट के हिसाब से जोड़ लिया जल्दीबाजी में तो आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए 25 नोट्स आर ₹50 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। अब देखिए 25 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वो कितना होगा, अगर आप जोड़ो तो आप अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1250। अब 1250 हो गया। अब 1250 के हिसाब से बचा कितना आपका, वो 1840 में आप निकालोगे तो यहाँ आएगा 9 0 और ये 590 बचा, ठीक है। अब 590 में अगर आप 20 नोट्स हैं 20 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल कितना आएगा, 20 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली 500 आएगा, तो 500 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में जैसे बढ़ेंगे 35 और 20 नोट्स तो 700 तो आपका कितना होगा 700, और आपका बचेगा कितना, लमसम अमाउंट भी जोड़िए तो 700 हो गया तो 1100 बचा। 1100 में अगर 50 है और अगर 50 के ही 15 नोट जोड़ा जाए तो आपका 1100 नहीं होंगे, ठीक है। ये कितने होंगे, अपना 750 के करीब होंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट वाले आते हैं 20 नोट्स आर ₹10 यूज एंड रिमेनिंग आर यूज ऑफ डिनोमिनेशन। अब अगर 20 नोट्स 10 के हैं तो कितना हो गया, 200 हो गया, बचे कितना 1600 कुछ। अगर 50 नोट अगर हम मान लिए 30 के भी यूज़ करते हैं तो हमारा कितना हो गया, हम क्या कहते हैं 30 नोट है तो 1500 यूज़ कर पाएंगे, और ये कितने होगा 200, तब भी हम मतलब 1600 नहीं पार कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए मैंने इस क्वेश्चन को ना सॉल्व भी नहीं किया था। ये क्वेश्चन आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला कैसे है, अगर आप एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द नंबर अमंगस 2 की पावर 40, 3 की पावर 21, 4 की पावर 18 एंड 8 की पावर 12 इज स्मॉलेस्ट। अगर आप देखो इसमें एक चीज़, तो ये वाला नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, ये हैं। अगर इसको और सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 36 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला और 2 की पावर 36। क्या ये दोनों एक ही आंसर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। 2 की पावर 36 इससे छोटा है, ये ऑप्शन भी कट गया। सही ऑप्शन क्या आया, 3 की पावर 21। तो अब आप देखिए इस ऑप्शन को लगाने में मुझे मात्र 30 सेकंड लगे थे, ठीक है। इस 30 सेकंड्स को अगर आप करोगे तो आपके बाकी ऑप्शंस भी बचेंगे, आप और सही से कर पाओगे, ठीक है। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 रो इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन 3 डिजिट, ठीक है। अब देखिए 3 रो हो गई, ठीक। अब 3 रो में क्या है कि हर किसी में 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। अब दूसरा क्या बोलता है कि द नंबर फॉर्म इन सेकंड रो फर्स्ट फॉर्म नंबर 3 डिजिट है, नंबर इसमें जो होगा ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा फर्स्ट डिजिट के, और तीसरे वाले रो के मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। एंड द नंबर फॉर्म इन यूज थ्राइस नंबर फॉर्म इन फर्स्ट रो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। मतलब ये जो डिजिट में जितने नंबर यूज़ हो गए वो इसमें अलाउ नहीं होंगे रिपीटेशन करने के लिए, या इसमें अलाउ नहीं होंगे, मतलब नंबर यूनिक होने चाहिए, ठीक है, 1 से 9 के बीच में। तो मतलब अगर जैसे यहाँ 1 2 3 हो गया तो यहाँ 3 4 5, यहाँ 6 7 8 ऐसे करके नंबर होने चाहिए, सेम नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। एंड द नंबर फॉर्म ऑन द फर्स्ट, उसके बाद क्या है, इफ़ ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 9 आर अलाउड। मतलब पहले में इन्होंने क्या बोल दिया कि पहले में क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 3 7 9 फर्स्ट डिजिट में जो आपकी फर्स्ट रो है, इस वाली रो में हम क्या यूज़ कर सकते हैं 2 3 7 9, इनमें से कोई 3 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर इसके तरह से यूज़ करेंगे तो हम उसके बाद आंसर निकालना है हमें कि वो कितने हमारे क्या कॉम्बिनेशन होंगे। देखिए इसमें एक बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप देखिए 9 देखेंगे तो अगर आप पहला डिजिट, पहला दूसरा और तीसरा रो जाएंगे
तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी न किसी जगह 9 आएगा। तो मैंने इस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में इसको मैंने काट दिया, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में, कि पहले मैं अब बाद में करूँगा अगर मेरा आंसर्स नहीं निकल होंगे तब। अब 237 को अरेंज किया सही से, ठीक है, तो 237 को अरेंज किया तो आंसर्स नहीं आया। तो फिर मैंने इसके बाद दूसरा अरेंज किया, तो जब हमने 2 को अरेंज किया तो 273 का आंसर्स आ गया। फिर मैंने दूसरी बार इसको 327 करके अरेंज कर लिया। तो इस तरीके से करके हमें 2 इसमें मिल गए थे। इसको पूरा अगर सॉल्व करना है तो मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, तो मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा इसको। तो इस तरह से करके कि मैंने 2 के अरेंजमेंट सॉल्व किए कि 237 होगा कि नहीं होगा, 273 होगा कि नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 327 होगा कि नहीं होगा, या 372 ये होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से करके अगर 372 है तो इसका तीसरा नंबर तो 100 से पार हो जाएगा, तो इसको कट कर दिया था मैंने। तो यही था, 9 को मैंने पहले एक्सक्लूड कर रखा था कि अगर इन तीनों से ऑप्शन मिलते हैं तो इन तीनों से ऑप्शन निकाल लूँगा। तो इससे ऑप्शन 2 आएगा कॉम्बिनेशन का। अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं तो फिर मैं इसको और आगे सॉल्व करता, बट उसमें ही मेरा सॉल्व हो गया था तो मैंने इसको यहीं पे क्लोज कर दिया था क्वेश्चन को। फिर देखिए, अब देखिए इसमें क्या आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ ऑथर, वी अज्यूम दैट डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू बी एडमिनिस्ट्रेटर अ स्टेट, ठीक है, पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे उसके बाद वी नीड टू डिवाइस ए मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, ठीक। उसके बाद चौथा क्या है आपका, एज वोटर सेलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्ट्रेटर स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक है। और पहला है कि वी अज्यूम ए डेमोक्रेसी ए पॉलिटिशियन क्वालिफाइड टू एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें प्रैक्टिकल और एथिकल क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। आप जब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जब मैंने ये, तो मैं इसमें देखा था कि देखिए पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम, अगर ऑप्शन 2 देखिए, शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मान लीजिए जो होंगे जो ट्रेंड नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा तो होंगे नहीं। एथिकली ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सी ऑप्शन क्या, वी नीड टू डिवाइस द मेथड ऑफ बारिंग इनकम्पिटेंस फ्रॉम द पब्लिक ऑफिस, ये देखिए एथिकली सही था तो इसको मैंने रोक दिया। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये और ये वाले में मुझे डाउट हो गया पहले उसी में, फिर मैंने इस ऑप्शन में गया। इस ऑप्शन को जब मैंने मतलब इस ऑप्शन के बाद मैं पैसेज में गया, इन ए सिंपल मैटर लाइक सो मेकिंग वी थिंक ओनली स्पेसिफिकल ट्रेंड पर्सन विल सर्व आवर पर्पज, बट इन द पॉलिटिक्स वी प्रज्यूम दैट एवरीवन हु नोज हाउ टू गेट वोट्स नो हाउ टू एडमिनिस्ट्रेटर ए स्टेट, ठीक है। तो इतना ही पढ़ते हुए मुझे समझ में आ गया कि ये पहला ऑप्शन इसका सही है, इसका जो मैसेज है वो यही है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से रिवर्स मैसेज करके अगर आप पैसेज को करोगे तो पैसेज में बहुत ही कम टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आप पैसेज पढ़ते रहिए और अपना पेपर आराम से सॉल्व करते रहिए, और फिर अपना 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जब आप फेल हो जाएंगे तो फिर बोलिए कि इस बार बहुत ही टफ था, हम इसको नहीं कर पाए। सेम इसके बाद हमने क्या कहते हैं नेक्स्ट वाला पैसेज पढ़े। नेक्स्ट पैसेज में भी हमने कहा कि वाई द मेथोलॉजी अडॉप्टेड इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल, कि हमने पुअर की जो डेफिनेशन है, अगर आपने देखे सोशल जस्टिस पढ़ा होगा तो आपको पुअर की डेफिनेशन पता होगी, आपने लकड़वाला समिति पता होगा, और क्या कहते हैं तेंदुलकर समिति होगा, ये सब पता आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको पुअर की डेफिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पुअर की डेफिनेशन होगी वो आप इजीली बता सकते हैं। तो ये आपका एक सीधा सीधा जीएस का क्वेश्चन है कि डिबेटेबल क्यों है। अगर आप जीएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कंट्रीब्यूट द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पहला ये हो गया। देयर शुड बी वाइड डाइवर्सिटी इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर, ठीक है। तीसरा क्या, देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। चौथा कि इट इज बेस्ड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी एज मर्ज इनकम और बाइंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें क्या है, क्या कहते हैं पॉवर्टी एज मीज़र में इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो हमारे यहाँ देखिए तेंदुलकर समिति थी, और बाद में उससे पहले जो एक और समिति थी, तो दोनों में किसी ने कैलोरी को मापदंड लिया था, किसी ने पेइंग कैपेसिटी को मापदंड लिया था, तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत डिबेटेबल रहा था। तो अगर आप जीएस के क्वेश्चन से भी इसको पैसेज के क्वेश्चन से मत देखिए, अगर ये जीएस में आया होता तो आप इसमें से क्या लगाते, इसमें से डी ही लगाते, इसी वजह से डिबेटेबल था हमारा। तो अगर आप इतना ही पढ़ के आ जा रहे हैं तो आप इसमें पैसेज से क्यों इसको रिलेट करना चाहते हैं, आप सीधा इसको जीएस से रिलेट करिए, उसका आंसर निकाल दीजिए, सीधा इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई इज द इनकम पॉवर्टी ओनली ए मेजर फॉर काउंटिंग द पुअर। तो अब आप अगर इसको देखें तो इट इज़ अ टॉक ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रावेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स, ठीक है।
और वो क्या कहते हैं दूसरा क्या, अदर डिप्रेवेशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद द लैक ऑफ परचेजिंग पावर। ऐसा होता है क्या कि अगर अदर डिप्रेवेशन लैक ऑफ मतलब कि उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। इनकम पॉवर्टी इज़ नॉट ए परमानेंट कंडीशन, इट इज़ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। अभी इसके बाद क्या है, इनकम पॉवर्टी रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसको कट कर देते हैं। तो हमारा क्या, इट टॉक द ओनली वन काइंड ऑफ डिप्रेवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर, और इन दोनों में हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि इनकम की पॉवर्टी हमारा क्यों मतलब ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, तो एक ही क्यों है, क्योंकि हम कैलोरी वाले मापदंड को छोड़ देते हैं, तो एक ही टाइप के हम वन काइंड ऑफ डिप्रेवेशन को ही देख पाते हैं, अदर को इग्नोर कर देते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है जीएस के हिसाब से भी, तो इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द ऑथर मीन द बाय पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ, पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ क्या है, ठीक है। तो ऑथर ने जब बोला है कि देखिए इसके 4 स्टेटमेंट पहले पढ़ लीजिए। ऑल डिप्रेवेशन इन अ ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इम्प्रोवाइज स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन अ रूरल एंड क्या है, इम्पोवराइज्ड स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टेंसेज, मटेरियल एज वेल नॉन मटेरियल डिप्रेवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली। देखिए पहला ऑप्शन है ना, इसका बहुत ही एथिकली साउंड ऑप्शन है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही इसके एथिकली साउंड होगा। तो एथिकली जो आंसर सही होते वो ज़्यादातर सही होते, तो मैं इसको सही करने की कोशिश किया था और यही सही है। और इसका राइट आंसर भी यही कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ में आपका क्या है कि वो रियल अपॉर्चुनिटी मिस कर जाता है अपनी बहुत सारी चीज़ों का, अपनी लाइफ को मतलब ग्रो करने का, अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करने का, ये सब मिस कर जाता है। इसीलिए पॉवर्टी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आप पॉवर्टी को सही से डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसको मैंने टिक कर दिया था। फिर देखिए अगला ऑप्शन क्या है, 15 का XY रन है 3 किलोमीटर अलॉन्ग ए सर्कुलर कोर्स। ये देखिए बिल्कुल बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ये जीएस का पेपर आपको 2 पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो X and Y रन इन 3 किलो, अब 3 किलोमीटर की रेस मतलब लगाते हैं जिसमें 300 मीटर का एक वो है सर्किल है। इसको वो लोग कितने, तो मतलब 300 मीटर का सर्किल है, मतलब इसके 10 राउंड लगाएंगे। अब वो लोग 10 राउंड लगाएं। इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर द सेम डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट, और इनके बीच का रेशियो 3:2 का है कि मतलब 2 राउंड लगा लेगा तो तीसरा मतलब दूसरा वाला 3 राउंड लगा लेगा। तो मान लीजिए उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर्स, ठीक है। तो पहले वाले ने 3 राउंड लगा लिया, तो दूसरे वाले ने 2 राउंड लगाया तो मिल गया। फिर दूसरा वाला क्या, फिर अगला वाला फिर 6 राउंड लगा लिया, फिर मिल गया, तो ये 4 राउंड लगाया। फिर अगले वाले ने 9 राउंड लगा लिया, तो इसने कितने लगाया, 6। उससे ज़्यादा ये 10 से पार हो जाएगा। तो मतलब इसने कितनी बार पास किया, 1 2 3, बस इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन देखिए। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इन ऑक्यूपाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। तो लखनऊ को उल्टा क्या बोलेंगे, देखिए। तो इसमें क्या किया इन्होंने, क्या हम ऐसे लिख लेते हैं ABCDEFG करके, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे और यहाँ पे रिवर्स में लिखेंगे ABCD और उसके बाद हम लखनऊ से उसको निकालेंगे तो इसका जो भी आंसर होगा वो निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए 17 क्वेश्चन आता है कि इफ़ इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 115 ट्रेंड ए प्लेयर इज एलिमिनेटेड वेयर ही लॉस अ मैच, इट इज़ अ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन अ टाई एंड ड्रॉ, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन अ इंटायर टूर्नामेंट। देखिए अब इसमें देखिए तो अगर आप कोई भी मैच खेलते हैं ना, जैसे अगर 5 मान लीजिए कोई 10 लोगों की टीम है, ठीक है, तो उसके बीच में कितने मैच होने चाहिए, तो या जो तो उसमें n-1 मैच होते हैं, ठीक है। इसका मैथ का फॉर्मूला है। अगर आपको मैथ का फॉर्मूला नहीं है तो आप कैसे लगाओगे इसको लगाने के लिए फिर आपके पास दूसरी टेक्निक होनी चाहिए। दूसरी टेक्निक क्या है कि आप इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं 150 में क्या आधे लोगों के बीच वो होंगे मैच, 75 लोगों के 75 मैच वो होंगे, 75 में 75 एलिमिनेट हो गए। 75 वाले में फिर क्या होगा, 75 का एक मैच बचा रह गया होगा, इसका आधा मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 का आधा आपका 38 लोग बचे रह जाएंगे। फिर 38 का आधा 19, ठीक है। 19 में फिर 9 लोग मतलब एलिमिनेट हो जाएंगे, 10 बच जाएंगे। 10 में से फिर क्या कहते हैं 5 मैच होंगे, 5 एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 में से फिर 2 मैच होंगे, तो मतलब 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 3 बचे रह जाएंगे। 3 में से फिर 2 मैच होंगे, 1 मैच होंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे तो इसका ऑप्शन 149 आ जाएगा।
ये बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इसमें लगाने में 2 से 3 मिनट में लगेंगे, पर ये क्वेश्चन आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर सच दैट ईच डिजिट ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम सिनारियो में हमें बहुत ही, अगर हम लोग काम रहेंगे तो हम लगा सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखिए, इसमें क्या बोला इन्होंने कि नंबर ऑड होने चाहिए और डिविजिबल बाय 5 होने चाहिए। अब अगर आप देखो इसको बहुत अगर ध्यान से, तो डिविजिबल बाय 5 का क्या मतलब होता है। डिविजिबल 5 का मतलब देखा जाए तो मतलब जो अगर 3 डिजिट हैं तो उसमें लास्ट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, अब अगर आप देखो इसमें इन्होंने एक और चीज़ बोली कि दो विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, तो 3 डिजिट है तो यहाँ मतलब 5 नहीं आ सकता। यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1, 3, 7, 9। ठीक, अब आप इसके बाद देखो यहाँ पे ऑड में क्या आ सकता है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे कितने ऑड यहाँ नंबर आ सकते हैं, 3, 7, 9, मतलब कि 4 टाइप के नंबर आ सकते हैं। दूसरे वाले में कितने आ सकते हैं, 1, 7, 9, ये भी 4 हो गए। तीसरे वाले में भी 4, चौथे वाले में भी 4। ठीक है, आपका 1, 2, 3, 4, तो आपके कितने मतलब यहाँ पे कितने टाइप के नंबर इसमें कितने टाइप के नंबर हो सकते हैं आपके, 3 टाइप के। आप या तो 3, 7 पहले वाले में अगर आप देखा जाए तो पहले वाले में क्या रखोगे, या तो 3 रखोगे, या तो 7 रखोगे, या तो 9 रखोगे। अब जब आप दूसरा वाला करोगे 3 सीरीज़ का, तो उसमें कितना रखोगे, 1 रखोगे, 7 रखोगे, 9 रखोगे, तो ऐसे 3 आ गए। तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आंसर कितना आएगा, 12। तो आपका राइट आंसर निकल आएगा। ये बहुत ही ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखें, अब इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, थोड़े टफ होते हैं कि x इज़ एन इंटीजर, तो आपको पता होना चाहिए पहले x क्या है। x ए इंटीजर है, स्टेटमेंट क्या है, x/3 इज़ नॉट ए इंटीजर, 3x इज़ ए इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो अब इसमें देखा जाए अगर x इज़ x एन इंटीजर, देखिए x अगर इंटीजर है मतलब इससे हमें देखना है कि x क्या इंटीजर है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि x/3 इज़ नॉट इंटीजर, मतलब x में 3 का मल्टीप्लाई है, तो मे भी x इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा वाला दिया है 3x एन इंटीजर, तो 3x इसका जो है वो इंटीजर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 1/3 होगा, तो मान लीजिए 3 इंटीजर हो सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, जो आपके दोनों स्टेटमेंट हैं वो सफिशिएंट नहीं है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन भी नहीं बन रहा है इन दोनों के बीच में कि हम उनके कोरिलेशन लगा के भी इसका आंसर निकाल सके। तो दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। और 20th क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। अगर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आप अगर देखिए तो 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम बाय 25%। तो हम यहाँ पे देखिए इसको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप इनका प्राइस 100 रखिए। ठीक है, तो 100 का अगर हम प्राइस बढ़ा के 25% प्राइस बढ़ा देंगे तो इसमें क्या होगा, 125 हो जाएगा। फिर अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे 20% तो फिर 100 हो जाएगा। फिर अगर हम देन अगेन इसको अगर हम बढ़ाएंगे 10% तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो कितना मतलब तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस इज 10%। बिल्कुल ही 2 मिनट में इसका आंसर निकल आएगा। 2 मिनट भी नहीं लगा, मुझे लगता है 1 ही मिनट में इसका आंसर निकल आएगा। अगर आप इसको ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके परसेंटेज वाले आते हैं इसमें ट्राई करो कि जो उसका मूलधन होता है उसको 100 लेने की कोशिश करो, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत तेज़ी से निकल आएगा। तो ओके गाइस, ठीक है, तो फिर हम इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो कल हम करेंगे या आने वाले वीडियोस में करेंगे। इसके पहले हम जीएस पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि हम उनको रियल टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे और कितनी जल्दी उनको फास्ट रीडिंग कैसे करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में हमें कम से कम मतलब मिनिमम कट ऑफ को आराम से कैसे क्लियर करना है, ये देखना है। तो ठीक है गाइज, इसको फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, क्योंकि इस मतलब पेपर को बनाने में, उसको दोबारा वीडियोस को बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। मुझे अपना प्रीशियस टाइम जो पढ़ाई का है वो निकाल के लगाना पड़ता है इन सब वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप इससे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट पा सको। तो ठीक है गाइज, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि कई लोगों को, जो इसके नीडी लोग हैं, उनको ये पहुंच सके उनके पास तक और वो ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।